where one of the parties fails to appear मैम प्लीज रिपीट। मैम प्लीज रिपीट कर दो। बेटा रिपीट किया, मैं आपको बता रही हूँ जो 2013 अमेंडमेंट से क्या हुआ, जो 2010 में प्रपोज था कि जॉइंट मोशन की रिक्वायरमेंट को खत्म कर देंगे, तो 2010 का तो कभी एक्ट नहीं बना, तो पार्लियामेंट ने फिर 2013 में प्रपोज किया और उन्होंने क्या प्रपोज किया कि हमें जो एग्जिस्टिंग सेक्शन है उसमें किसी चेंज करने की जरूरत नहीं है, रेदर 13B सबसेक्शन 2 के बाद हम 2 प्रोवाइजोज ऐड कर देंगे। जो पहला प्रोवाइजो ऐड होगा उसमें हमने कोर्ट को 2 चीजों की पावर दी है। पहला, या तो कोर्ट जो पीरियड है उसको कम कर दे, 6 महीने से कम कर दे, या फिर अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि किसी तरह की रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो पीरियड को टोटली वेव ऑफ भी कर सकती है। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा। हमारा तो स्टार्टिंग में ही डिस्कनेक्ट हो गया था 2010 वाले से ही। तो बेटा रीड करना एक बार 2010। हमने तो बस ये लिखा है, देयरफॉर द वेटिंग पीरियड ऑफ 6 months हैज बीन proposed to be done away with by marriage law अमेंडमेंट बिल 2010। उसके बाद लिखिए बेटा, आप मत लिखना ये, yes. but this bill does not see the day of the light and another bill was proposed in 2013. By this bill, 2 new provisos are proposed to be added after section 13 capital B subsection 2. बेटा इसके बाद ना 5-6 लाइंस छोड़ दीजिए, 5-6 लाइंस छोड़ दीजिए। मैं आपको ना ग्रुप में इमेज सेंड कर दूंगी, ग्रुप में आपको इमेज सेंड कर दूंगी जो ये प्रपोज्ड फर्स्ट प्रोवाइजो था। आप सेकंड प्रोवाइजो से लिखिए। द सेकंड, एक बार रीड करना से, मेरा क्या लिखा था अभी आपने? यस, इसमें सेकंड प्रोवाइजो में लिखिए द सेकंड प्रोवाइजो, क्योंकि 2 प्रोवाइजो ऐड होने थे, हम सेकंड प्रोवाइजो की बात कर रहे हैं। द सेकंड प्रोवाइजो further provides that where one of the parties fails to appear before the court within the period of 3 years, from the date of presentation of petition under section 13 capital B subsection 1, under section 13 capital B subsection 1, the court may comma on an application made by other party। इसका मतलब एक पार्टी कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है और कोर्ट में वो अपीयर नहीं हो रही है जॉइंट मोशन के लिए भी। इसका मतलब आप दूसरी पार्टी को हरास कर रहे हो, लिंगर ऑन कर रहे हो रिलेशन,
और कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते, ना रिकंसिलिएशन कर रहे हो ना डाइवोर्स दे रहे हो, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द अदर पार्टी waive the requirement of moving motion by both the parties 2013 के बिल में ये 3 साल का पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में भी और इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में भी। कैसे अखिल, कैसे? बिकॉज़ अगर रिकंसिलिएशन नहीं हो रही है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन तो कोर्ट फिर अप्लाई हिज ओन माइंड एंड कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन दैट मैटर विल बी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। बेटा क्यों 3 साल का पीरियड इंपॉर्टेंट है 2013 अमेंडमेंट बिल में, जो 2013 का है? लास्ट लेक्चर अटेंड किया था बेटा तूने? बेटा जो 2013 का अमेंडमेंट बिल है, इवन इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में भी अगर 3 साल का उनका सेपरेशन है, उसके बाद कोई भी पार्टी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर पिटीशन फाइल कर सकती है। उसके लिए तो कंडीशन प्रेसिडेंट है, लिविंग सेपरेटली फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 years बिफोर फाइलिंग ऑफ द पिटीशन। और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में जो सेकेंड प्रोवाइजो प्रपोज्ड है, जो उसमें क्या है, अगर पिटीशन फाइल होगी है और दूसरी पार्टी, क्योंकि जॉइंट मोशन फाइल करने का रिक्वायरमेंट है, और दूसरी पार्टी इज मेकिंग एक्सक्यूज, वन एक्सक्यूज और द अदर, और 3 साल हो गए हैं, मैटर को लिंगर ऑन कर रही है, कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रही है, तो कोर्ट को वेट करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट अपना जॉइंट मोशन को वेव ऑफ कर अपना पिटीशन की हियरिंग स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, प्लीज क्लियर है? प्लीज क्लियर है? यस कुछ यस जैसे सेकंड प्रोविजन की बात की है, ये 13 क्लॉज बी क्लॉज 1 के अंदर आता है, ये 2 में बेटा 2 में लगता है। जो सेकंड प्रोवाइजो है उसमें हमने कहा है कि जब प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 में पिटीशन फाइल होगी, उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता था कि आपको 6 महीने रुकना है और 6 महीने के बाद आपने जॉइंट मोशन फाइल करना है, 6 महीने के बाद 1 साल तक, 6 महीने के 6, 1 साल 12, 18 महीने आपके वेयर एक्ट में लिखा हुआ है, पर उस 18 महीने में पहले 6 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता। अब पार्टी ने जॉइंट पिटीशन तो फाइल कर दी, जॉइंट मोशन फाइल करने के लिए दूसरी पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं हो रही है, 1 साल वेट किया, 2 साल, 3 हो गए हैं, वो कभी एक एक्सक्यूज बना देती है, कभी दूसरी। अगर ऐसा है और पार्टी अवॉइड कर रही है प्रेजेंस इन द कोर्ट, तो कोर्ट को जॉइंट मोशन को वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेक्शन जिस पर्पस के लिए बनाया गया था 13B2 बनाया गया था 6 महीने का वेटिंग पीरियड, कि आप अपना मैरिज की क्या पता रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी हो। उसके बाद 1 साल का टाइम दिया है कि वो फिर से रीथिंक करें डाइवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसका पर्पस तो था प्रिजर्वेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, पर पार्टीज इसके मैंडेट के अगेंस्ट इस पर्पस को यूज कर रही हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग एफर्ट्स फॉर रिकंसिलिएशन, पार्टी क्या कर रही है, डाइवोर्स को वो ना दूसरी पार्टी को साथ रहना चाह रही है, ना ही वो उसको डाइवोर्स दे रही है। तो इस तरह का कंडक्ट कोर्ट कंडोन नहीं करेगी, कोर्ट कहेगी जॉइंट मोशन की रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी आगे पिटीशन की हियरिंग स्टार्ट कर सकती है। क्योंकि बेटा जहां पर अब हमने देखा कि अगर हम कहें कि जॉइंट मोशन के बिना स्टार्ट नहीं हो सकती हियरिंग, वहां पर क्या होगा, एक पार्टी जो नोटोरियस पार्टी है उसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा मैरिज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। कोर्ट ऐसा नहीं चाहती, या तो आप मैरिज को कंटिन्यू करें या उसको आप डाइवोर्स ले लें, पर आप ये मत करिए कि दूसरी पार्टी के साथ ना तो आप रह रहे हैं और ना ही आप उसको डाइवोर्स कर रहे हैं। तो इस जो लिंगर ऑन ये सिचुएशन करनी है, तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन को किसी लंबे पीरियड के लिए परमिट नहीं करेगी। जैसे आप एक तरफ से बात कर रहे हो कि ये पिटीशन वेव ऑफ हो जाएगी, जॉइंट मोशन पिटीशन नहीं, यस जॉइंट, पार्टीज ने लिंगर ऑन करना था, तो वो म्यूचुअल मतलब पिटीशन
क्यों फाइल करेंगे? बेटा अब क्या है ना, क्योंकि दिमाग खराब होने में टाइम नहीं लगता। अब सपोज मैं हूं, मैंने सर से डाइवोर्स लेना है और हमने जॉइंट पिटीशन फाइल कर दी गुडविल में आकर कि चलो हम दोनों अब जॉइंट पिटीशन फाइल कर रहे हैं और 100% एग्रीमेंट, सब कुछ सेटल था, बच्चे बुच्चे कहाँ जाएंगे, किसके पास प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, सब कुछ सेटल था। पर अल्टीमेटली अखिल ने, क्योंकि एडवोकेट बन चुका है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आपको ऐसे क्या फायदा लिंगर ऑन कर कर, इतना अच्छी फैमिली है, इतनी प्रॉपर्टी है, आपको क्या है, पिटीशन तो लैप्स कर ही जाएगी, आप तंग करो इसको। ये जो अगर ये कहीं शादी करने की सोच भी रहा है, आपने तो करनी है ही नहीं, तो ये भी ना कर सके। बेटा ये रियल लाइफ सिचुएशंस होती है मैट्रिमोनियल, उसमें जब आपने एक स्पाउस अगर ठान ले कि आपने दूसरे स्पाउस को एक्सप्लॉइट करना है, तो वो उसने शायद अपने एकेडमिक्स में इतना ना जोर दिया हो, यहाँ तक नौबत है लोग अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तक बेच देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें इसको ना देनी पड़े। इस हद तक ये रियल केसेस हैं जहां पेरेंट्स, लड़के का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और उनकी को पार्सनली प्रॉपर्टी है, ऐसे डिसोन वैसे होता नहीं है, जजमेंट आ चुकी है 2020 में, पर वो अखबार में नोटिस निकलवा देते हैं इस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको तो हमने डिसोन कर रखा है, ताकि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है तो मदर फादर तो सेग्रीगेट हो जाएं और वो अपने आप निपटे, कैसे निपटने। अगर लड़का अब्रॉड में है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब्रॉड से जब यहाँ वो खींच के ऐसे ला नहीं सकते और पेरेंट्स फिर सेफ हो जाते हैं। तो जो हमारे लॉ में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं कि कैसे वो उसको मिसयूज के, लॉयर्स यूज के लिए नहीं बनाए गए, लॉयर्स मिसयूज के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी आपको क्लाइंट अब अप्रोच करता है किसी भी सिविल या क्रिमिनल मैटर के लिए, तो आपको तो उसको बचाना है, तो बचाने के तरीके के लिए एडवोकेसी मानी जाती है। तो जो लिखा है आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो हमने कहा है जिस चीज के लिए प्रोविजन बनाया गया है उसका इतना ब्लेंटेंट मिसयूज लॉ या कोर्ट्स परमिट नहीं करेंगे। पीरियड बनाया गया प्रिजर्वेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का था, और अब हमने इतने केसेस में देख लिए हैं पार्टीज उसका मिसयूज कर रही हैं। या तो कोई माया जैन जैसी आ जाती है कि प्रॉपर्टी लेकर नहीं छोड़ना चाहती, या कोई मनीष गोयल जैसे आ जाता है कपल कि सीधा ही सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहा है। तो आप देखिए जो प्रोविजन मैरिज के इंस्टीट्यूशन की बेटरमेंट के लिए बनाए गए थे, लोग उससे कभी भी इजी डाइवोर्स नहीं ले सकते, लोग एक स्पाउस कभी भी दूसरे स्पाउस को ऑप्रेस नहीं कर सकता। और ये जो अमेंडमेंट थी बेटा, ये प्रपोज थी 2013 में, हरवीन कौर का केस आया 2019 में। तो जब आप देखिए जब वो जजमेंट आई है वो इस केस से कॉन्सोनेंस खाती है अमेंडमेंट से, क्योंकि जजमेंट ने भी क्या बात की है, डिस्क्रिशनरी पावर जो वो एक्सरसाइज करेगा, बिकॉज जो प्रोविजन है सेक्शन 13 कैपिटल बी सब सेक्शन 2 दैट इज प्रोसीजरल इन नेचर। ठीक है, यस। थोड़ा क्लियर कर दो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। जैसे पहले हम 13B में बात करते हैं कि 18 पीरियड का जॉइंट मोशन का पीरियड है, ये आ रहा है 2013 के अमेंडमेंट में जो आईबीएम को डील करती है। नहीं, वो इसके साथ भी डील करती है, खाली हाँ, ये आईबीएम और इसका कोई आपस में क्लैश नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड होंगी। पहले इन्होंने ये बताया, सीरीज ऑर्डर में चल रहे हैं, कि 13B में ये 2 प्रोवाइजोस ऐड कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि 13B के बाद हम नया ग्राउंड ऐड करेंगे, तो C, D और E और F ऐड होने हैं। अगर हम 13 क्लॉज कैपिटल बी का सबसेक्शन 2 देखते हैं, वहां पे ये कहते हैं कि 18 मंथ का जब टाइम पीरियड खत्म हो जाए और अगर जॉइंट मोशन नहीं पाया तो ऑटोमेटिकली पिटीशन डिसॉल्व होती है। बेटा उन्होंने यस, अब देखिए जो एक्ट में उस सिचुएशन को डील ही नहीं किया, एक्ट ने सिर्फ इस सिचुएशन को डील किया है कि 18 महीनों में 6 महीने के बाद 1 साल तक जॉइंट मोशन फाइल नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि पिटीशन खत्म हो गई है, कि दोनों इकट्ठे रहना चाहते हैं। बनाते हुए ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये लॉ बनने के बाद जब केसेस आते हैं ना, उसमें पता चलता है लॉ ने, बनाने वालों ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी धुरंधर हस्बैंड वाइफ आएंगे कि पिटीशन वाइफ फाइल कर देंगे, जॉइंट मोशन फाइल नहीं करेंगे। क्यों? एक पार्टी अब क्या करना चाहता है, वो प्रिजर्वेशन नहीं चाहता, वो दूसरी पार्टी को हरास करना चाहता है कि मैं तुझे मुक्ति नहीं दूंगा इस बंधन से। तो ये जब हमने बनाया, इसको परसीव ही नहीं किया था कि ऐसा भी कोई किस एक्सटेंट तक जा सकता है। रहना है रो, बनाया तो इसलिए था, पर जब ऐसी भी सिचुएशन आने लगी तो ऑब्वियसली हमें फिर उसका भी हल निकालना पड़ेगा। जहां पर पार्टीज 15-15 साल से सेपरेट रह रही हैं
वो कहते फिर इस जॉइंट मोशन का क्या यूज है? जब पार्टी पर अगर एक पार्टी एडमेंट है कि नहीं तुझे छोड़ना नहीं है, मैंने तुझे भी सिखा के रहना है कि मैरिज होती क्या है, फिर कोर्ट कहती है ऐसे नहीं चलता मैट्रिमोनियल बॉन्ड, फिर आपको जंप करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जजेस अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते थे, पर उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बेटा, जो हमने देखा है पहले जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, और अगर स्टैट्यूट में कंफ्लिक्ट होगा तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में प्रॉब्लम आ जाता है। तो सर्टेनिटी के लिए तो हमें लॉ ही चाहिए। जो लेजिस्लेचर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो सर्टेन है, यूनिफॉर्म हो जाता है सबके लिए। तो जहां पर कोर्ट कन्विंस हो जाती है कि यस ऐसा है, तो कोर्ट की भी हमने डिस्क्रिशन का है, शेल तो यूज नहीं किया ना, हमने कोर्ट की जुडिशियल डिस्क्रिशन को प्रिजर्व किया है कि जहां कोर्ट को लगता है कोर्ट में अप्लाई इट्स माइंड। ठीक है प्लीज बेटा, कोई डाउट पूछना है? कुछ पूछना है आप में से किसी ने? यस शिफाली। मैम जैसे अगर 18 मंथ्स के बाद वैसे तो पिटिशन लैप्स कर जाता है, तो Yes. मैम जो पार्टी डिवोर्स चाहती है बाय म्यूचुअल कंसेंट, फिर मैम उसको शो करने पड़ेंगे कुछ सर्कमस्टेंसेस बेटा कि वो जॉइंट यस बेटा, शो कैसे हो जाएंगे? उसको भी शो करने की जरूरत नहीं है। अगर उनके बीच में रिकंसिलिएशन हो जाता तो दूसरा स्पाउस भी पिटीशन लैप्स को ही सपोर्ट करता, वो प्रोसीड ना करता। अगर दूसरा स्पाउस हर कोर्ट में हर डेट पर कोर्ट में अपीयर हो रहा है और पहला स्पाउस खुद अपीयर नहीं हो रहा ऑन वन प्रीटेक्स्ट और द अदर, तो कोर्ट ये मेकआउट कर सकती है कि इंटेंशन क्या दूसरे स्पाउस की। ना तो वो पहले स्पाउस के साथ या तो कह दे कि मैंने मैरिज को प्रिजर्व करना है, मैं साथ रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता तो ज्वाइंट मोशन फाइल कर दे। आप ऐसे मैटर को लिंगर ऑन नहीं कर सकते फॉर अनलिमिटेड पीरियड, और जो दूसरा स्पाउस है वो अपना लिंगर ऑन कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो कोर्ट कहती है इसका कोई पर्पस नहीं है। अगर आपने मैरिज को प्रिजर्व करना है, वेल एंड गुड, पिटीशन विल लैप्स। अगर आप कोर्ट में ज्वाइंट मोशन इसलिए नहीं दे रहा है एक पार्टी की, आपने दूसरी पार्टी को हरास करना है, और दूसरी पार्टी बार बार कोर्ट में आकर अपीयर हो रही है और वो कह रहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, फिर कोर्ट कहते हैं फिर इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, फिर हम अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन, अगर कोर्ट की भी हमने जुडिशियल डिस्क्रिशन इसलिए वेस्ट की है क्योंकि कोर्ट भी कन्विंस होना चाहिए कि हाँ दूसरी पार्टी कुछ इंटेंशनली कर रही है। अब सपोज दूसरी पार्टी अमेरिका में है जहां पर उसका अपना परस्यू कर रहा है कोई एग्जाम और उसे 3-4 महीने लग जाएंगे, तो कोर्ट इन सारे सर्कमस्टांस, या फिर उसे वहां पर कोई ऐसा बीमारी होगी है, पैरालिसिस अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कोर्ट सारी सिचुएशन को ध्यान में रखकर तभी मे वर्ड यूज है कि वहां पर ये अगर वो अप्लाई करेगा तभी वो वेव ऑफ करेगी, अदरवाइज वो वेव ऑफ नहीं करेगी। ठीक है प्लीज। यस मैम। यस शिफाली, आपने क्वेश्चन पूछा था बेटा, वो लास्ट लेक्चर में वो रह गया था, वो क्वेश्चन फिर से पूछो, वो हम डील करेंगे। मैम मैंने ये पूछा था कि मैम वो हरवीन कौर के केस के बाद ही जो आपने केस कराया था, दैट वाज रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि अगर सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स को नहीं, मतलब अगर मैम जो सेटलमेंट हो चुकी है एंड एक स्पाउस सेटलमेंट को मानने से मना करता है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सुन लो। यस आगे बोलना शिफाली। तो मैम उसके लिए उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कर सकते हैं प्रोसीड, बट मैम मैंने पूछा था कि क्या उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं उसकी? यस बेटा, इसका आंसर है बिकॉज जब हम ये प्रैक्टिकली, आप देखिए आज तक कोई भी केस नहीं आया जिसमें एक स्पाउस ने फैमिली सेटलमेंट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल किया हो। इसका क्या रीजन है? जब आपका डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का डिक्री पास होता है बाय सेटलमेंट, तो कोर्ट इस चीज से अवेयर है कि हो सकता है कोई पार्टी किसी सेटलमेंट की किसी कंडीशन का वॉलेशन करे। तो अगर आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की सेटलमेंट के थ्रू जो डिक्री पास हुई है कंप्रोमाइज के बाद, वो डिक्री दैट इज सब्जेक्ट टू द सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट परवान चढ़ेगी, एग्जीक्यूट होएगी, तभी डाइवोर्स की डिक्री की मान्यता होती है, नहीं तो डाइवोर्स की डिक्री की कोई मान्यता नहीं है। मोर ओवर बेटा, इसमें जो रीजन आता है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जब आपने सेटलमेंट करती हैं पार्टीज, उस टाइम पर वो क्या है, दोनों पार्टीज क्या है आपस में, हस्बैंड एंड वाइफ। और जब आपका रिलेशनशिप, जब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से आपका डाइवोर्स हो गया, तो वो ज्यूरल रिलेशनशिप आपका खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि जो आपकी डिक्री हुई है वो डिक्री ही दैट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सब्जेक्ट टू द कॉम्प्रोमाइज। और केसेस ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर अगर वो पार्टी वॉलेट करती है, दूसरी पार्टी में फाइल केस
अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फॉर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के लिए वो केस फाइल कर सकती है। कैंसिलेशन क्यों? क्योंकि वो जो जिस चीज के लिए, जिस चीज पर वो डिपेंडेंट था डिक्री, वही फुलफिल नहीं हुआ, तो वो कैन इवन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स हो चुके हैं, बाद में पार्टी केस फाइल कर रही है कैंसिलेशन के लिए, और कैंसिलेशन के लिए वो ग्राउंड ले रही है कि मेरा जो कंसेंट था दैट हैज बीन टेकन बाय फ्रॉड। तो आप देखिए डिक्री पास होने के बाद भी कोर्ट कैंसिलेशन का हियरिंग करती है अगर जो म्यूचुअल कंसेंट है, एक पार्टी का कंसेंट है, दैट हैज बीन टेकन बाय एनी ऑफ द विशिएटिंग फैक्टर। ठीक है शिफाली? मैम बट ये बहुत हेक्टिक चीज नहीं हो जाएगी कि मैम फिर से, मैम अगर हम डिवोर्स की डिक्री जो है अगर उसको हम कैंसिल करा देते हैं यस मैम, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उससे ज्यादा आसान प्रोसीजर नहीं होगा? बेटा आप देखिए ना, जब आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने क्यों करना है? कैंसिलेशन से दूसरी पार्टी ज्यादा प्रेशराइज होती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का तो डिस्प्यूट ही लिंगर ऑन होता रहेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना है नहीं होना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। जब आप कैंसिलेशन की बात की है, कैंसिलेशन में तो क्या है, दूसरी पार्टी भी डर जाएगी कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मुश्किल से छुटकारा मिला है और ये इसी चीज की वजह से कहीं फिर से मैरिटल रिलेशन रिज्यूम ना हो जाए, बिकॉज लीगल स्टेटस वो फिर से एक्वायर कर लेंगे। आप प्लीज उसको डिक्री के हिसाब से मत सोचिए, स्टैट्यूट के हिसाब से आप ये सोचिए अगर उनका जो स्टेटस है उन्होंने फिर से एक्वायर कर लिया तो दोनों पार्टीज के जो म्यूचुअल राइट्स है हस्बैंड एंड वाइफ के, वो फिर से खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए जो आप कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, बिकॉज अगर आपके एज एन एडवोकेट अगर आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करता है और आपके पास 2-3 रेमेडी है, आप क्लाइंट को बेस्ट रेमेडी सजेस्ट करते हैं। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, क्यों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जब बात करते हैं, आपके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी। तो जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जो ज्यूरल रिलेशनशिप था पार्टी के बीच में, वो ज्यूरल रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं। बेटा ये आर्गुमेंट्स के लिए है, अभी तक कोई रियल लाइफ सिचुएशन ऐसी नहीं है। इट कुड बी अदरवाइज। अगर आप उसे एडमेंट हो, आप उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी डाल सकते हो, पर आपके पास उसके लिए कोजेंट रीजंस होने चाहिए। बिकॉज हम तो इस चीज से रीजनिंग उठा रहे हैं क्योंकि जो डिक्री है दैट इज सब्जेक्ट टू द कॉम्प्रोमाइज टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर वो उसका वॉयलेशन हुआ तो डिक्री रिवोक हो जाएगी, तो इससे ज्यादा बड़ी रेमेडी उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है। वो क्यों भागेगी? दूसरा स्पाउस भागेगा कि नहीं मैं फुलफिल करता हूँ, आप डिक्री कैंसिल मत कीजिए। ठीक है प्लीज? यस मैम। यस बेटा वो इसलिए क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम केसेस किए ना, उसमें क्या होता है कि पिटीशन तो अभी हमने करना है, वो एरिया अभी हमने केसेस किए नहीं है। तो उसमें ना क्या था कि जैसे मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, क्रुएल्टी के ग्राउंड पर पिटीशन फाइल हुई है, मैटर पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर दोनों पार्टीज हताश हो जाती हैं कि हम थक चुके हैं बाय दिस लिटिगेशन। बिकॉज हमें लगता है कोर्ट की लिटिगेशन वो इमोशनली मेंटली आपके ऊपर टॉर्चर है, जो हमारा लिटिगेशन प्रोसेस है, वकीलों की फीस, हियरिंग, को एक दिन में तो मैटर डिसाइड नहीं होता। हम भी अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक में केसेस करेंगे, हम देखेंगे 15-15, 20-20 साल के बाद पार्टीज को लगता है कुछ पॉसिबल नहीं है, बेटर है अपना म्यूचुअल कंसेंट से कर लो। तो इन केसेस में क्या करा, कोर्ट में उन्होंने अपना ग्राउंड चेंज कर लिया डाइवोर्स का। क्रुएल्टी के बाद इतने टाइम तक लगे रहे, फिर उन्होंने कहा कि हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, हम अपना वो करना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू सपोज कुछ केसेस में उनको दिया, कुछ में नहीं दिया, वो भी हमने करना है। तो कुछ केसेस में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम आपको मूव कर दिया, और उन्होंने उनको डाइवोर्स की डिक्री भी ग्रांट कर दी आर्टिकल 142 के अंडर, व्हाइल एक्सरसाइजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, बाद में किसी पार्टी ने, एक पार्टी ने क्या करा, जो सेटल, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि सेटलमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, डिक्री पास होगी, बाद में हस्बैंड ने मना कर दिया करने से। स्टेटस की बात नहीं है बेटा, सेटलमेंट में होता है कि आप कितने पैसे देने हैं, प्रॉपर्टी कितनी देनी है, उन्हें डाइवोर्स से कोई मतलब नहीं है। अगर 15 साल तो दोनों पार्टीज अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हैं, बच्चों का भी, बच्चों की कस्टडी किसके पास होनी है, ये सब उसमें होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी पार्टी ने किसी टर्म का वॉयलेशन किया तो उसके बाद, वैसे शिफाली इसमें वैसे भी
जब कोर्ट के अंदर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज आते है, उसमें कोई ऐसा फाइनेंशियल मैटर है या बच्चों से रिलेटेड मैटर है, तो कोर्ट यही प्रेफर करती है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बाद में ना रखकर एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री वो सारा जो सेटलमेंट, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, वो उसकी एग्जीक्यूशन, जैसे आपको अगर मॉनिटरी देना है दूसरों को तो वो आपको चेक देना पड़ेगा, किसी भी तरह कैश दे दो। अगर प्रॉपर्टी है आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर बच्चों से रिलेटेड है तो बच्चों का कस्टडी अगर मदर के पास है, फादर को उसके अकाउंट में इतना पैसा मंथली है वो जमा कराना पड़ेगा। अब सपोज मंथली जमा कराना है, फादर ने जमा कराना बंद कर दिया, तो वो कह रहे थे क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल हो सकता है? तो मैंने कहा केस की फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिक्री है दैट इज सब्जेक्ट टू द सेटलमेंट। तो वो डिक्री में ही लिख देते हैं कि दिस डिक्री इज सब्जेक्ट टू दिस सेटलमेंट। तो वो ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होगा कि पार्टी सेटलमेंट के प्रोविजन को ना माने, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो वो कैंसिलेशन ऑफ डिक्री रिवोक हो जाएगा। तो जो उनको छुटकारा मिले इतने सालों के बाद, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी उनके इनहेरिटेंस राइट और प्रोप्राइटरी राइट्स फिर से वही हो जाएं जो उससे पहले थे। ये कह रहे थे। और वैसे भी जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, दे आर इन द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, उस कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट की है ना। डिक्री के बाद तो वो खत्म हो गया, ड्यूरल रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं। और हमारा कहता है जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल चीजों का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है। तो जब आपका रिलेशनशिप ही खत्म हो चुका है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल आपने जो भी किया, तो फिर आप कैसे उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डालेंगे? ठीक है प्लीज। कुछ और पूछने आपने? नेक्स्ट एरिया लिखो बेटा, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यस बेटा। मैम आपने क्वेश्चन दिया था मैम, एक क्वेश्चन उसमें से मैम मैंने अटेम्प्ट किया था। शेफाली हम उसे ना लेक्चर के एंड में डील करेंगे। अभी हमारा डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का ना एक एरिया रहता है, उसमें मैंने आपको कहा था कि जजमेंट डिक्टेट करवानी है मैंने, जहां कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करते हुए पार्टीज को डाइवोर्स दे दिया, और दूसरा आर्टिकल 142 को उन्होंने यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टीज हैं वो फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, जो हमारा नॉर्मल स्टैट्यूट कहते हैं, हमारा लॉ कहता है। और उन्होंने कहा क्योंकि पार्टीज के बीच में रिकंसिलिएशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करें, वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें कॉन्डोनेशन ऑफ 6 मंथ्स पीरियड। तो फैमिली कोर्ट विद इन 1 वीक कॉन्डोन कर देगी, हम नहीं करेंगे। क्लियर है? छुड़वाया था ना पेज बीच में जजमेंट के लिए? अच्छा कवर हो गया। इसको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में ही ऐड करना बेटा, इसको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में ही ऐड करना। जो अभी हम कर रहे हैं दैट टू शुड बी एडेड इन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। हेडिंग कितने पेजेस है ये जो अभी आप लिखवा रहे हो? बेटा मैं बताती जितना हो ना उससे आगे चला जाता है, एक पेज तो है ही। आप आगे आप लिख लो बेटा, आप क्योंकि जजमेंट्स हैं तो वो थोड़ा स्पेस तो लेंगी। अखिल रीड कर बेटा कंक्लूजन जो हमने डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का किया था, जजमेंट्स के बाद किया था ना। नहीं ये तो हमने 13(1)(a) में किया, 13 कैपिटल। हाँ रीड कर समीरा। Thus, in Amardeep Singh's case, the Supreme Court acknowledges the change in public policy by permitting the waiver of statutory period of 6 months contemplated in Section 13B, subsection 2, with the object of preventing a forcible perpetuation of the status of matrimony between unwilling partners. Thus, the cooling period of 6 months has an element of public policy inbuilt therein, for emphasizing the sanctity and importance of sustenance of marriage as opposed to its dissolution. क्लियर है? इसके नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, इसके बाद हेडिंग लिख लीजिए different circumstances where apex court passed different orders keeping in view
facts and circumstances of each case. इसमें लिखिए in 2015 Supreme Court exercised its extraordinary power under Article 142 and granted